स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, बढ़िया से छोटी छोटी बात पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल पढ़ेगा, बहुत बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल पढ़ेगा, मजा आ जाएगा न्यूमेरिकल पढ़कर। जितने प्रॉब्लम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे होंगे मुझे लगता है सॉल्व कर लोगे तुम लोग आराम से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, अब क्या चीज है पहले समझो। होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई यहाँ बॉडी है, कोई बॉडी मान लो, बॉडी में अगर N1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे N1 इलेक्ट्रॉन है, और इस बॉडी में N2 प्रोटॉन है। ये क्या है, माइनस ई प्लस ई क्या है, N1 तो नंबर है, ये तुम समझ लिया है, N2 क्या है, नंबर है, समझ लिया है। माइनस ई प्लस ई क्या है, तो एलिमेंट्री चार्ज है। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज, इससे छोटा चार्ज होता नहीं है। इससे छोटे चार्ज होते हैं, क्वार्क में होते हैं, बताऊंगा क्वार्क में होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, इधर उधर घूम नहीं सकता है, जहां है वहीं रहता है। तो इसलिए जो मूवेबल चार्ज है, जो मूव कर सकता है, वो इतना ही होता है, प्लस ई जो कि एलिमेंट्री चार्ज है। अगर प्लस ई तो बोले तो प्रोटॉन, और माइनस ई बोले तो इलेक्ट्रॉन। तो जब प्लस ई होगा तो प्रोटॉन कहेंगे, माइनस ई होगा तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसमें क्या है, ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज का जो वैल्यू होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो तो कूलम होता है, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे जो ई का वैल्यू हो जाएगा, वह प्रोटॉन का वैल्यू हो जाएगा प्लस 1.6 × 10⁻19, और जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1.6 × 10⁻19। अब इस बॉडी पे हमने कंसीडर किया जिसमें माइनस ई इलेक्ट्रॉन थे और प्लस ई इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस ई इलेक्ट्रॉन हो गए और प्लस ई प्रोटॉन हो गए। अब यहाँ पे टोटल चार्जेस ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी, तो टोटल चार्जेस ऑफ द बॉडी हो जाएगी N1 और N1 माइनस ई प्लस N2 प्लस ई, टोटल चार्जेस ऑफ द बॉडी। डेरिवेटिव में हमने बताया था कि टोटल चार्ज क्या करते हैं, सम कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा माइनस N1 ई और प्लस N2 ई, कॉमन ले लो, ई कॉमन लो, तो यहां बच गया N2, इधर आ गया माइनस N1, अरे N2 इधर आया, N1 इधर आ गया। अब इसको जब माइनस करोगे तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा। इंटीजर का मतलब होता है पूरी संख्या, पूरा नंबर आएगा। तो यहाँ ई और यहाँ पे कोई भी इंटीजर आएगा तो इसके लिए n हम लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला बना, तो टोटल ये क्या निकला, चार्ज निकला, टोटल चार्ज निकला। तो Q = Ne। ये पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन का तो फिर तो वैल्यू निगेटिव में आएगा, प्रोटॉन का वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव में आएगा। तो इसलिए दोनों आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला बन गया, Q = ±Ne। Q क्या हो गया, चार्ज ऑफ टोटल बॉडी का चार्ज हो गया। n क्या है, इंटीजर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E जो है एलिमेंट्री चार्ज है। अभी हमने बताया प्रोटॉन के लिए प्लस E, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस E, और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, सॉरी एलिमेंट्री चार्ज का जो वैल्यू होता है, इतना हम लोग लिखते हैं। मतलब ये जो होगा ये पूरी संख्या में होगा। याद रखना चाहिए कि जब भी अब E जो है एलिमेंट्री चार्ज जो होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, खंडित भाग में नहीं हो सकता है, 1.5, 2.5 इस तरीके से 7.5, 8.5 ये नहीं हो सकता। जब भी होगी तो पूरी संख्या होगी, इंटीजर होगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते नहीं, होते हैं क्वार्क में होते हैं। क्वार्क अभी बताऊंगा, क्वार्क के बारे में घबराओ मत, इसी में बता दूंगा। क्वार्क जो है इसमें फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, वो चार्ज मूव नहीं करते। और ये जो एलिमेंट्री चार्ज ये मूवेबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग सबसे छोटा चार्ज इसी को मानते हैं एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू इतना होती है। अब क्वार्क में हम अप और डाउन क्वार्क के बारे में भी बात करेंगे, तो पहले इसके बारे में और थोड़ा सा मैं बता दूं, ये तो समझ में आ गया। अब इसका हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल चार्ज, ये क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटीजर्स कह दो, ठीक है। ये क्या हो गया,
तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये एलिमेंट्री चार्ज हो गया, एलिमेंट्री चार्ज। तो जितने किसी बॉडी के चार्ज होंगे वो E के मल्टीपल में होंगे। मतलब अगर इसमें अगर बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5e, 7e, -8e, 9e, इस तरीके के फॉर्म में किसी बॉडी में चार्ज पाए जाते हैं तो E के मल्टीपल में होगा। तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का टोटल चार्ज E का मल्टीपल होता है, E का इंटीग्रल होता है। E से मल्टीपल करेंगे और जितना मिलेगा वही उसका चार्ज है। जैसे मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 5 से मल्टीपल कर देंगे, टोटल चार्ज मिल गया, ठीक है। और माइनस ही होगा। और 5 प्रोटॉन है इसमें, चाहे 6 प्रोटॉन है तो 6 + E मल्टीपल कर देंगे, टोटल चार्ज मिला, ठीक है। याद रखना चाहिए कि जबकि हम बता भी चुके हैं कि जब किसी बॉडी में हम चार्ज देते हैं तो बॉडी निगेटिव हो जाती है। अब बॉडी से चार्ज रिलीज होता है, निकलता है, तो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसमें ये थ्योरी भी लागू होने वाला है। प्लस माइनस के बारे में समझा चुके, कितनी बार समझाया मेरे यार, कितनी बार मेरे यार। यहाँ प्लस और माइनस जो है अगर बराबर हुआ तो बॉडी को बोलते हैं न्यूट्रलाइज। अब इन सारी चीजों का काम पड़ेगा, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे तो इन सारी चीजों का काम उसमें होने वाला है। अभी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा सा और पढ़े। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन समझते हैं पहले। अब ये क्या हो गया, टोटल चार्ज of an body is equal to integral multiple of E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। मतलब E के मल्टीपल में होगा, जितने चार्ज होंगे उतने चार्ज E के मल्टीपल में होंगे। क्या हो सकते हैं, 0, जब बॉडी का चार्ज 0 हो बॉडी न्यूट्रलाइज है। -E हो सकता है या +E हो सकता है, -2E या +2E, -3E या +3E, इस तरीके से आगे जाएगा सो ऑन, -NE, n तक n इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और यहाँ +NE भी हो सकता है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, +-NE। इसका मतलब हुआ ये टोटल चार्ज किसी बॉडी का इतना हो सकता है। अब आते हैं क्वांटिजेशन चार्ज के बारे में, थोड़ा सा इसमें समझेंगे कि चार्ज क्या है। जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल पढ़ाएंगा, आपको समझना है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने का, बढ़िया से देखने का। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखने का, तिबारा देखने का, एकदम समझ में आएगा। गारंटी नहीं, गारंटा। यहाँ देखो, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है, चार्ज जो होते हैं ग्रेनी नेचर के होते हैं। किस नेचर के, ग्रेन का मतलब क्या होता है, अनाज। जैसे चावल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, दाल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, सेम टू सेम उस तरह से हम लोग चार्ज को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रेनी नेचर का होता है, काउंट कर सकते हैं तो किस लेवल पे काउंट करते हैं, तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे लेवल पे काउंट होता है, छोटे लेवल पे। किस लेवल पे हो सकता है, तो MC के लेवल पे, म्यूसी के लेवल पे, NC के लेवल पे, PC के लेवल पे, PC को बोलते हैं म्यूसी भी बोल सकते हैं। 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, 1 म्यूसी कूलम 10⁻⁶ कूलम, 1 NC कूलम 10⁻⁹ कूलम, 1 PC कूलम 10⁻12 कूलम। इसको हम लिख सकते हैं 1 म्यूसी भी लिख सकते हैं। 1 PC को क्या लिख सकते हैं, 1 म्यूसी, तो 10⁻12 कूलम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये चीज एकदम नोट कर लो। अभी इसका न्यूमेरिकल में काम पढ़ने वाला है, नहीं जानेगा दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना, MC बहुत छोटा, म्यूसी उससे भी छोटा, NC उससे भी छोटा, PC उससे भी छोटा। तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल है। अगर बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग काउंट करते हैं तो होता क्या है, E का या तो 10 हो सकता है या A का 100 गुना हो सकता है, ठीक है। अब 1 कूलम चार्ज भी मिलते हैं, लेकिन बहुत बड़े हैं, वो कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं कूलम चार्ज, नहीं तो प्राय यही सब चार्ज हमको दिखाई देते हैं।
तो इस लेवल पे ये जो ग्रेनी नेचर है इसमें काउंट होता है। ग्रेनी नेचर का मतलब जैसे अनाज काउंट करते हैं ना, चावल को, अरे चावल 5 को दे दिया, 5 चावल बोला जाए काउंट करते, काउंट नहीं करेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट कर लेंगे इतना चावल। उसी तरीके से ग्रेनी नेचर में होगा तो हम लोग चार्ज को काउंट कर सकते हैं। तो कहीं कहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो क्या है, मैक्रो क्या है पहले समझो। मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो बड़े जब लेवल पे ये जो क्वांटिजेशन है ये लागू नहीं होता है, इग्नोर कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेना। तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लागू क्यों नहीं होता है? होता क्या है कि जब बहुत बड़े एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, ठीक है, फ्लो करते हैं, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो होता क्या है कि ग्रेनी जो सिस्टम है ये डिस्क्रेट तरीके से फ्लो करता है। जो ग्रेनी सिस्टम में होता है डिस्क्रेट, इसका मतलब डिसकंटिन्यू, छोटे छोटे इस तरह से फ्लो करेंगे। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, बहुत बड़े लेवल पे, तो ग्रेनी नेचर इनका खत्म हो जाता है और फ्लो जो होता है कंटिन्यूअस होने लगता है चार्ज का। तो उसमें काउंट करना बड़ा मुश्किल है। अब ड्रॉप ऊपर से गिर रहे हैं, ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, बारी बारी से बोले काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, चलो काउंट कर दिया, कुछ तो काउंट किया। अब मूसलाधार बारिश हो रही है, चलो काउंट करो, काउंट करेगा, उसमें काउंट करेगा, पहले उसमें भागेगा। तो यहाँ पे जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज का फ्लो होगा तो उसमें इसका ग्रेनी नेचर खत्म हो जाता है, वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके चलते जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी है इस सिस्टम पे लागू नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी चीज में क्या देखते हैं, ठीक है, ये तो फॉर्मूला तुम समझ गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। इसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी बता रही हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया था फैराडे ने। किसने बताया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले फैराडे ने बताया था, जिसको एक्सपेरिमेंटली डील किया था मिलीकैन ने। याद रखना, पहले बताया फैराडे ने, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली डील किया किसने? मिलीकैन ने। तो मिलीकैन्स वाज जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इसके बारे में डीलिंग किया गया था। अब क्वांटाइजेशन में और चीज हम पढ़ेंगे, पहले चार्ज से रिलेटेड है, चूंकि चार्ज और चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे थे कि बॉडी में जितने चार्ज जाएंगे वो ई के मल्टीपल में होंगे, निकलेंगे तो ई के मल्टीपल में होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका कोई पूछे कि कॉज क्या है, क्वांटाइजेशन का कॉज क्या है, तो बता देना इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही उसका कॉज है। वन बॉडी टू अनदर बॉडी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वन बॉडी से अनदर बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉनों का क्वांटाइजेशन का कॉज होता है। चार्ज जो होते हैं इनवेरियंस होते हैं। इनवेरियंस क्या होता है? मतलब चार्ज जो होता है वेरी नहीं करता है। मोशन जो होता है, चार्ज अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तो उस स्थिति में, उस पोजीशन में चार्ज का जो वैल्यू होता है चेंज नहीं करता, वो इनवेरियंस है, वो वेरी नहीं करता है। जैसे मास हो गया, मास कैसे वेरी करता है? एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू m0 रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये होता है। m क्या है? तो m किसी बॉडी का मास है। m0 क्या है? रेस्ट ऑफ मास। ये किसी बॉडी का रेस्ट मास है। रेस्ट मास का मतलब बॉडी जब रेस्ट में होती है तो उसका मास। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। रेस्ट मास हो गया m0, v हो गया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और c हो गया स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां जब किसी बॉडी कोई भी पार्टिकल हो, उसका तुम कितना होता है ये तो पता है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा है, लाइट की स्पीड है बहुत ज्यादा है। तो अगर यहां ज्यादा का स्क्वायर करेगा तुम तो और ज्यादा, और यहां कोई चीज कम है, पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो इतना स्पीड से तो चलेगा नहीं, तो कोई पार्टिकल हो इतना स्पीड से नहीं चलेगा। तो होता क्या है कि जब यहाँ पार्टिकल का वेलोसिटी तुम पुट करोगे तो बहुत छोटा अपॉन बहुत बड़ा इक्वल टू भयंकर छोटा, बहुत छोटा इक्वल टू अपॉन बहुत बड़ा, डिवाइड करेगा तो बहुत छोटा, महा छोटा, मतलब लगभग 0, खत्म। तो ये खत्म हो जाएगा अगर, तो कितना बचेगा? m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस, ये तो 0 हो गया,
बहुत छोटा बहुत बड़ा, डिवाइड 0 0 आ गया तो m इक्वल टू m नॉट। इसका मतलब हुआ कि जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी मूव करती है तो उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी बदलती है, सॉरी वेलोसिटी बदलने से उसका मास बदलता जरूर है, लेकिन होता क्या है हम लोग को पता नहीं चलता है कि मास, क्योंकि बहुत कम चेंजिंग आता है इसके हिसाब से, तो जो उसका मोशन का मास होता है और उसका रेस्ट का मास होता है लगभग इक्विवेलेंट आते हैं, लेकिन किसी किसी रेशियो में बदलता भी है। ठीक है, बहुत छोटे लेवल पे जब पार्टिकल की बात होती है क्वांटम लेवल पे तो उस समय पे चेंजिंग करता है। अब जैसे इसमें देख लो, अगर मान लो इन द केस किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को हम मान लें एनी केस v इक्वल टू c, किसी केस में मान लो कि v और c एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में 1 माइनस ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0, इसको डिवाइड करके इनफाइनाइट। तो जब वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो मास जो होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि होता नहीं है, रेयर केस में होता है। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं हम। अब हम समझा रहे थे, ये तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि मास जो होगा स्पीड के हिसाब से बदलता है, लेकिन चार्ज जो होता है स्पीड के हिसाब से नहीं बदलता है। अब आते हैं हम, इसको हम समझा दे थोड़ा सा और कि इसमें जैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन के बारे में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हमने बताया माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। एक चीज इसमें पता करना है कि क्वार्क क्या होता है। क्वार्क इसलिए बता रहा हूं मैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कभी कभी हमने अभी कहा कि कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी चीज होती है, वो ई के इंटीजर्स में होती है, या तो बढ़ेगी तो ई के इंटीजर्स में बढ़ेगी, मल्टीपल में बढ़ेगी, या घटेगी तो ई के मल्टीपल में घटेगी। तो उससे छोटा चार्ज हो नहीं सकता, लेकिन क्वार्क का उससे छोटा चार्ज होता है। जैसे हम बताते हैं तो समझ में आएगा। क्वार्क क्या होता है पहले समझो। क्वार्क के बारे में सबसे पहले बताया एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या नाम था, मुर्रे जेलमैन। अब बोलेगा कि ये कैसा नाम है, क्या करोगे, मुर्रा नहीं, मुर्रा भैंस की नस्ल है मुर्रे गेलमैन नाम था। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज ज्विच। दोनों साइंटिस्टों ने इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया था क्वार्क के बारे में। क्वार्क होते क्या है, तो जब कोई एटम होता है, एटम के बारे में तो जान दिया है, क्या जान दिया है, बोल। यहाँ पे एटम जो है, एटम के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर मूव करता है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है, और प्रोटॉन जो है उसके अंदर जो है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन चार्जलेस। प्रोटॉन की जो ताकत होती है इलेक्ट्रॉन के ताकत के बराबर होती है, इसलिए एटम जो होता है न्यूट्रलाइज्ड भी होता है। तो क्वार्क होता क्या है, क्वार्क जो होते हैं 12 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 12। 6 होते हैं, टॉप होता है, बॉटम होता है, स्ट्रैंड होता है, चार्म होता है, अप होता है, डाउन। 6 हो गए। उसका उल्टा हो जाए एंटी क्वार्क, वो 6 हो जाएंगे, 6 12। लेकिन इसमें बेसिकली 2 प्रकार के क्वार्क ही समझो जिसका वैल्यू 2 ही होता है, एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का वैल्यू होता है +2e/3 और डाउन क्वार्क का वैल्यू -3e/3। क्या है पहले बता दूं, प्रोटॉन जो बनता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिन पार्टिकल से बनता है, जिन एलिमेंट्री पार्टिकल, अब एटम बना 3 पार्टिकल से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसी तरह प्रोटॉन को जब तोड़ेगा, न्यूट्रॉन को जब तोड़ेगा, तो जो उसमें से पार्टिकल्स निकलेंगे, तो उसको क्या बोला, क्वार्क। मतलब क्वार्क क्या है, तो क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस पार्टिकल से मिलकर तैयार हुए, जिस पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उसको क्या बोला, क्वार्क बोला, वही क्वार्क है। तो प्रोटॉन कितने क्वार्क से बनते हैं, तो प्रोटॉन बनता है 3 क्वार्क से। कितने क्वार्क, 3 क्वार्क। 3 क्वार्क हो गए। प्रोटॉन 2 अप, माथा ऊपर है, माथा नीचे है, 2 अप, एक डाउन, 2 अप है, एक डाउन है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बना होता है, 2 अप डाउन, अप प्लस डाउन।
मिले जो तेरे नैना। यहाँ देखो अप प्लस डाउन। अब यहाँ अप का वैल्यू कितना बताया, प्लस 2e/3, प्लस 2e/3। फिर अब का वैल्यू कितना हुआ, प्लस 2e/3, प्लस 2e/3। डाउन का वैल्यू कितना हुआ, माइनस e/3। समझ रही है? अब एलसीएम ले लो, 3 2e प्लस माइनस e, तो 2 2 4, एक इसमें से घट गया, 3e/3 कट गया e। प्रोटॉन की जो ताकत होती है इलेक्ट्रॉन के ताकत के बराबर होती है, एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होती है। यहाँ पे आपको दिख गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन में क्या होता है मेरे देवता, कलम वाली भाई, देख 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 आगे तमाशा देखने, फिजिक्स नहीं देख रहे, तमाशा देख रहे हैं। तमाशा मत देखो, फिजिक्स देखो, देखो यहाँ पे 2 जो है क्वार्क नीचे है, एक क्वार्क ऊपर। न्यूट्रॉन में 2 क्वार्क नीचे, एक क्वार्क ऊपर। प्रोटॉन में 2 क्वार्क ऊपर, एक क्वार्क। यहाँ 2 माथा नीचे, एक माथा ऊपर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 माथा ऊपर, एक माथा नीचे प्रोटॉन। अब इसमें क्या होगा, अप, एक अप 2 डाउन, डाउन डाउन, एक अप 2 डाउन, अप डाउन डाउन। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो अप प्लस डाउन प्लस डाउन। इसका मतलब हुआ 3 क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन बना, 3 क्वार्क से मिलकर न्यूट्रॉन बना। तो अप का जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे है, इधर देख, इधर नजर इधर घुमाने का, नजर इधर घुमाने का, प्लस 2e/3। डाउन क्वार्क का कितना हुआ, माइनस e/3, फिर माइनस e/3। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 3, तो 2e माइनस e, 2 में से 2 घट गया, 0/3 0। इसका मतलब न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। और प्रोटॉनों का जो ताकत होता है इलेक्ट्रॉन के ताकत के बराबर होता है। ये हो गया क्वार्क। लेकिन इसमें अंदर जो प्रोटॉन में जो ये क्वार्क हैं, छोटे छोटे जो क्वार्क हैं प्रोटॉन के अंदर, इसका जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का 2/3, इलेक्ट्रॉन का 3, इलेक्ट्रॉन का बाई में 3, ये जो होता है इस क्वार्क से प्रोटॉन से बाहर नहीं निकल सकता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये छोटा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा वैल्यू जो है वो एक से जगह दूसरे जगह नहीं जा सकता है। इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज के अंतर्गत नहीं रखते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई के इक्विवेलेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट है, एक जगह दूसरे जगह जा सकता है। इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज के अंतर्गत रखते हैं। ये तो पूरा समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी बात समझ में आ गई होगी, एकदम बढ़िया तरीके से समझो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। और देखो न्यूमेरिकल्स भी पढ़ोगे तो इतना बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, एकदम गदगद 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 हो जाओगे आराम से। लेकिन पढ़ोगे तब, ध्यान से देखोगे तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, अब ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। तेरा जाना, अब ये समझो, ए पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद ऊल। कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है जिसको ऊन से रगड़ा गया, एंड इट हैज बीन फाउंड टू एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। और उस पर कौन सा चार्ज आ गया, जब ऊन, पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से हम लोग रगड़ेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऊल टू पॉलीथीन। पॉलीथीन से कितने, ऊन से पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऊन पॉलीथीन लिया, ऊन पे रगड़ा, ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में ट्रांसफर हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुए, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि को हम बताए थे कि कोई बॉडी अगर पॉजिटिव है, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव, दे रहा है पॉजिटिव, दे रहा है नेगेटिव। अब यहां जो है ऊन से पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तो ऊन से पॉलीथीन में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऊन हो जाएगा पॉजिटिव, पॉलीथीन हो जाएगा नेगेटिव। यहां क्वेश्चन बनाना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर निकालना है। तो यहां पर देखो, यहां क्या है, चार्ज, सी से पता चला, लिखा भी है चार्ज, और सी जो उसका यूनिट है कूलम, उससे पता चला कि चार्ज है। तो चार्ज क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो इसमें Q इक्वल टू हो गया 3 × 10⁻⁷। लेकिन चूंकि यहां लिखा है एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, तो यहां हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब यहां नंबर निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की बात है, नंबर निकालना है। तो बाई फार्मूला, इसको बाई फार्मूला को
बाई फार्मूला। तो बाई फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे देवता, Q इक्वल टू प्लस माइनस n, ये तो हम बताए हैं ये फार्मूला। अब इसमें हम n का वैल्यू निकालना है, तो Q का वैल्यू पुट करो पहले, -3 10 टू द पावर -7, Q का वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू आ गया, और n, तो n का n, E तो E का 1.6 × 10 टू द पावर -19, बुझेस। अब ये मल्टीपल में है, इसको इधर भेजो तो ये बाई में चला जाएगा, बाय बाय। तूने कहा मैंने सुना, हर मैंने तो कुछ भी कहा नहीं, कहें यही तो कहें कि ये इधर से इधर आ गया। अब यहां देखो, इसको क्या करेंगे, डिसिमल हटाओ, अपॉन में 10 आ गया। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाए, सॉरी इलेक्ट्रॉन है माइनस, इलेक्ट्रॉन है माइनस, ऊपर चला गया तो -30 10 टू द पावर -7, इसको ऊपर भेजेगा तो हो जाएगा 19 अपॉन 16, और ये -3 ये ऊपर चला गया तो हो गया 30, और ये फिर 10 टू द पावर -7 उसी तरह रह गया। इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर हो जाएगा, अगर माइनस में है तो पावर हो जाएगा प्लस में, उसको ऊपर हो जाएगा पावर हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ बेस इक्वल है तो पावर जुटेगा, बेस इक्वल है पावर जुटेगा, बेस इक्वल है पावर जुटेगा, तो ये हो गया, कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस छूट गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, चलो कटा, 2 से 8 बार में, 2 से 15 बार में, है कि नहीं, तो 15/8। अब यहाँ पे कितना होगा, 19 में से 7 घटा दो, 10 टू द पावर 12, डिवाइड करो 8 से, ये आ जाएगा 1.875 10 टू द पावर 12, इतने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बोल रहा है कि पॉलिथीन से, ऊन से पॉलिथीन में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होएगा फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। अच्छा, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, क्या ऊन से पॉलिथीन में इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होता है। पहले जो लेक्चर पहला था उसमें इसके बारे में बताया था कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसमें मासेस का भी ट्रांसफर होता है, कितना, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना। अब 1 किलो खाएगा तो पेट में 1 किलो वजन पड़ेगा, 2 किलो खाएगा 2 किलो, ऐसे थोड़ी है कि 1 किलो खाएगा तो 90 किलो पड़ जाएगा तुम। तो वो देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का वजन अपने साथ लेके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गया 2 इलेक्ट्रॉन का अपने साथ वजन लेके जाएगा। अब मान लो 5 आदमी है, 5 आदमी है, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, फिर एक आदमी यहाँ, चलो 3 ही आदमी है, 60 केजी 60 केजी 60 केजी, एक कूद गया तो ये कितने, तीनों मिलकर कितने हो गए, 180 180। अब एक कूद गया कहीं, तो यहाँ पे पूछा यार कितने हैं, तो 180, क्यों रे, तो ये क्या हुआ, ये अपना टोटल वेट छोड़ के कूद गया टोटल वेट छोड़ के थोड़ी कूदेगा, जब भी जाएगा तो अपने साथ वेट को लेके जाएगा, ये कूदेगा वेट को लेके साथ में जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि ये कूद गया अपना वेट वहीं छोड़ के चला गया और हवा की तरह चला गया, वेट वहीं पर हो गया, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊन से पॉलिथीन में, वो इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके, मास को लेके जाएगा। तो जानना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, जब जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना मास से मल्टीपल कर देंगे। तो आप सबसे पहले यहां जानेगा, क्या जानेगा रे, क्या जानेगा, तो यहां पे जानेगा कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो टोटल ट्रांसफर कितने हुए थे, इतने, तो लिखेंगे सो टोटल मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उसका टोटल वेट क्या करेंगे हम, मल्टीपल करेंगे 9.1 10 टू द पावर -31 इंटू 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12, इसका मल्टीपल कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा, अगर दिक्कत होगा तो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, ठीक है, वो समझ में आएगा। चलो मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा न्यूमेरिकल्स। A liquid drop has 20 excess electrons. Calculate the charge on the liquid drop. अब इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे,
सबसे पहले देखेंगे इसमें दिया क्या है, गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है 20 है, तो गिवन गेन हो गया 20। A liquid drop has 20 excess electrons. Calculate the charge on the liquid drop. तो n का वैल्यू हो गया 20, n का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, अब इसमें हम तो बता चुके हैं Q इक्वल टू एन ई। कितना बार बोलूं यार, Q इक्वल टू एन ई। इसका मतलब हुआ कि Q दिया हो तो n निकालना हो, n दिया हो तो Q निकालना हो। E का वैल्यू फिक्स है, जो वैल्यू भरा जाता है वो रहेगा। अब यहाँ देखो, जब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माने किसी बॉडी पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, बाई फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो n का वैल्यू हो गया 20 और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ माइनस कर दो यार, इलेक्ट्रॉन्स की बात है। वैसे भी जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो बॉडी हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो प्रोटॉन से अधिक है, वो तो बता ही रहा है। अब क्या होगा, यहाँ जो है, यहाँ पे ये कभी कभी यहाँ पे पॉइंट देता हूं तो हो सकता है वीडियो में दिखाई ना देता हो, तो ये मतलब पॉइंट वाला नहीं दिया मैंने, ऐसे लिखने पे ऐसे, ठीक है, दिखाई कम देता है। इसको अब बड़ा यहाँ बनाऊंगा तब दिखेगा। खैर कोई बात नहीं, बोलता हूं तो समझ जाना। ये माइनस है, माइनस को यहाँ पे लाएंगे, माइनस 20 से इसमें इंटू करो, 16 दूना 32, 0 10 टू पावर माइनस 19, 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इतना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चलते चार्ज लिक्विड ड्रॉप पे जो चार्ज हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा पूरा बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं। इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट, इफ यदि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ए बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं एक सेकंड, एवरी सेकंड, एक सेकंड में, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा कि एक कूलम चार्ज को बनने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि एक बॉडी है यहाँ पे, अनदर बॉडी है यहाँ पे, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला एक सेकेंड में एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, और कितना टाइम लिया मेरे देवता, तो 10 टू द पावर, एक सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के इसमें चले गए। 2 सेकंड होगा तो 2 से इंटू होगा, 3 होगा तो 3 से इंटू होगा, 4 होगा तो 4 से, माने 2 सेकंड में 2 इंटू 10 टू पावर 9, 3 सेकंड में 3 इंटू 10 टू पावर 9, 4 सेकंड में 4 इंटू 10 टू पावर 9। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वन बॉडी से अनदर बॉडी में जब जाएगा तो कलेक्ट होते जाएगा। फिर पूछ रहा है कि जब कलेक्ट हो रहा है, बार बार इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, तो कितना समय लगेगा कि एक कूलम चार्ज बनेगा। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये पता करना पड़ेगा। जैसे समझो एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पार्ले जी का एक डब्बा है पार्ले जी का, पैकेट डब्बा नहीं, पैकेट है, कोई आदमी है यहाँ, ठीक है, कोई आदमी इसको खा लिया है, एक सेकेंड में ये 2 पैकेट खाता है। कितने पैकेट, 2 पैकेट, सॉरी 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कैसे खाता है 1 मिनट में 2 पैकेट बिस्किट खा जाता है। तो 100 रुपए का बिस्किट जो होगा, 100 रुपए का बिस्किट, ये कितने टाइम, कितने समय इसको लगेंगे खा जाएगा। तो सबसे पहले देखो, फिर से क्वेश्चन समझो, 2 पैकेट 1 मिनट, 2 पैकेट खाया 1 मिनट लगा, तो पूछ रहा है कि 100 रुपया का कब खाते जाएगा। जैसे 1 मिनट लगा ना तो 2 पैकेट, 2 मिनट लगेगा तो 4 पैकेट, 3 मिनट लगेगा तो 6 पैकेट, तो कितना टाइम लगेगा कि 100 रुपये का बिस्किट खा जाएगा। सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 100 रुपया में कितना बिस्किट, सपोज दैट 5 रुपए वाली बिस्कुट है, ठीक है, तो 5 रुपए बिस्किट है तो कितना हो जाएगा, 20 पैकेट मिलेगा इसमें, 20 पैकेट मिला। पता कर लिया कि 100 रुपए में कितने पैकेट, 20, और 1 मिनट में कितना खा लिया है, 2 पैकेट, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो 20 में 2 से डिवाइड कर दो, तो 20/2, तो पता चलेगा 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में ये 100 रुपया लायक ये बिस्किट खा जाएगा। 1 मिनट में 2 पैकेट, 100 रुपया जमा होना है, तो 20 बिस्किट खाएगा, 20 पैकेट खाएगा,
तभी तो होगा मेरे भाई, ठीक है। तो तभी तो होगा, 20 पैकेट खाएगा तो 100 रुपया पूजेगा, लेकिन 20 पे 1 मिनट में 2 खा रहा है तो 10 मिनट में कितने खाएगा, 20 खाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स वन बॉडी टू अनदर बॉडी मूव कर रहे हैं। पूछ रहा है कि इस बॉडी में 1 कूलम चार्ज होने में कितने समय। तो सबसे पहले जैसे 100 रुपया में 20 पैकेट पता किया हमने, ये देखो ये अंतर है, ये इलेक्ट्रॉन से ये चार्ज है, ये पैकेट था ये रुपए है, तो रुपए में मैंने पैकेट पता किया पहले। उसी तरह हम लोग चार्ज में पहले इलेक्ट्रॉन्स पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा यहाँ पैकेट जो आया पैकेट से डिवाइड किया, आरएस में रुपए में हमने पता किया पैकेट, पैकेट से पैकेट को डिवाइड किया तो मिनट पता चला, टाइम पता चला। उसी तरह से ये अलग ही इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, तो चार्ज में हमने पता किया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले पता करेंगे 1 कूलम चार्ज कितना, तो हो जाएगा गिवन, यहाँ दिया गया है कितना, Q = 1 कूलम, कूलम तो चार्ज है, इन्हें फाइंड करेंगे बाय फार्मूला Q = ±ne, और Q का वैल्यू हो गया 1 कूलम, तो 1, N का वैल्यू कितना हुआ तो N, और E का 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये डिवाइड में आएगा तो 1/6 × 10⁻19, चलो डिसिमल हटा दो 10, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया तो 10, और ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में 19/16, एक को जीरो उसमें से निकालो, 19 को जीरो है ना, एक जीरो निकालो उसमें से, एक 10, तो 100 और 18/16 डिवाइड करो। चलो डिवाइड करते हैं, 4 से काटो, 4 से 4 25, इसको डिवाइड करते हैं 25 को 4 से, ठीक है 24 कट गया 1 0, ये डिसिमल, ये 0 2 8 2 ये 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स तुमको मिले, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिले। अब यहाँ पे 1 कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर यहाँ हमको पैकेट मिला तो पैकेट से पैकेट में डिवाइड किया तो तुमको टाइम मिला, उसी तरह इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा। इसको मिटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट होता है 1 सेकेंड में, इतना। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 1/10⁹ सेकेंड में। इसलिए कितना आया सा नंबर, या डायरेक्ट डिवाइड कर दो मेरे यारा डिवाइड कर दे यारा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। कैंसिल करो, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6.25 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब ये देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वांटाइजेशन का ही क्वेश्चन है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिकली एनसीईआरटी का, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। अब इसमें कुछ दिया नहीं है, ना चार्ज दिख रहा है और ना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, ये दिक्कत वाली बात हो जाती है कि कैसे निकलेगा फिर। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि लिखा गया है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर इन कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर, अब एक कप कितने का होता है, एक कप में क्या होता है, तो बोले जी सर कप तो छोटा होता है, बड़ा होता है, मेरे घर में इतना बड़ा है, इसके घर में इतना छोटा है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया में अगर आते हैं तो एज्यूम करते हैं 1 कप ऑफ वाटर का मतलब होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो यहाँ पे वी एज्यूम 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर कितना होगा, इसका अगर अमाउंट देखें, मास देखें, यहां लिख देते हैं मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, मास ऑफ, ये आंसर है, मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर ये हो गया 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम जो होता है ये 1 कप वाटर होता है, ये एज्यूम करना पड़ता है, ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है। अब हमको निकालना है इस पे कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, तो इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं केमिकल फॉर्मूला कितना होता है H2O का, सॉरी वाटर का केमिकल
फॉर्मूला ऑफ वाटर, बोलो 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 बोलो, H2O होता है। तो इसका वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होगा? अब यहां देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक वेट, कितना हाइड्रोजन है? 2, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, जोड़ दो 18 ग्राम। फिर से देखो, इसमें कुछ दिया नहीं था, हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर, मतलब पानी के एक कप पानी में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लिया हमने कि वाटर के एक कप में मास कितना होता है? 250 ग्राम। केमिकल फॉर्मूला तो वाटर का ऑलरेडी तुम जानते हो, 250 H2O। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, एक हाइड्रोजन का एक होता है और कितने हैं? 2, फिर ऑक्सीजन कितना? 16, तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 18 ग्राम। अब ये जो 18 ग्राम तुमको यहां मिला, 18 ग्राम जो तुमको दिख रही है अभी, देखो ध्यान से, ये क्या होगा? 1 मोल ऑफ वाटर। ये जो वेट है 18 ग्राम जो निकला है, ये वाटर के 1 मोल का मास है, वेट है, ठीक है। तो वाटर के 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब ये तो एवोगाड्रोस नंबर जानता है तुम, ठीक है। फिर से आ जाओ, एक बार बता देते हैं। यहाँ पे मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, हमने इसको 250 ग्राम एज्यूम किया। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर होता है 250 H2O। इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का वेट होता है 1.008, लेकिन उतना तो हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसको 1 ही लिखते हैं। 1, कितने हाइड्रोजन है? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितना होता है वेट? 16। तो इसको हमने जब किया तो यह हो गया 18। ये जो 18 ग्राम जो आपको मिल रहा है 18 ग्राम, ये जो मिला वेट मिला वो 1 मोल ऑफ वाटर का मिला। अब 1 मोल ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो, सिंस 18 ग्राम क्या है? मास है, वेट है, 18 ग्राम वेट है, वेट लिख सकते हैं। अगर वेट है 18 ग्राम, तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितना आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स इतने हो गए। 18 ग्राम वेट है वाटर का, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? इतने। तो 1 ग्राम में क्या होगा? ये अपॉन में चल जाएगा ना, 6.022 10⁻23 अपॉन कितना? 18। अब कितने की बात थी? कितना? 250 ग्राम, तो हो जाएगा 250 ग्राम। तो इसमें क्या होगा? यहां लिख दूं, इधर दिखाई देगा 6.022 10⁻23 अब बाई 18 इंटू 250। ये निकला क्या? ये मॉलिक्यूल निकला। मतलब आपका 1 मोल में जो मॉलिक्यूल हुआ, टोटल इतना मॉलिक्यूल मिला। तो H2O का मॉलिक्यूल उतना मिला, लेकिन मॉलिक्यूल से तो हमको मतलब है नहीं। फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे? Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन यहां मिल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए पता करेंगे कि H2O में कितने, एक मॉलिक्यूल के, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो यहां देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितना? 8। ये तो वेट था, ये क्या निकाल रहा है? वो भी नंबर। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 8, इसको तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 1 मॉलिक्यूल H2O के 1 मॉलिक्यूल में 10 निकले। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने। एक पैकेट में 5 टॉफी, तो 5 पैकेट में 25 इंटू करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने हैं
इतने टोटल क्या है, तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सो n इक्वल टू टोटल n निकल गया आपका 022 10⁻23 इंटू 250 अपन कितना 18 और 10 से इसमें क्या करेंगे, यहाँ इंटू कर देंगे, 10 से इंटू हो गया उसमें, और बाई फार्मूला का यूज कर देंगे, बाई फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब n का इतना वैल्यू भर दियो और फिर E का वैल्यू जो होता है 1% 10 पर माइनस 19 गुलाम। ये तो मेन चीज निकालना आपका यही है कि n कैसे निकलेगा, बाकी इसको फार्मूला लगा देते तो हो जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत होगी तो उसको समझा दूं मैं। देखो मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर कितना होता है 250, इसमें दिया नहीं है कहीं, लेकिन एज्यूम करते हैं कि वाटर के एक कप ऑफ 1 कप ऑफ वाटर में टोटल मास होता है 250। केमिकल फार्मूला तो सारे लोग जानते हैं, H2O होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, वाटर का हम लोग वेट निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, 2 से इंटू हुआ, ऑक्सीजन 16 जोड़े 18 ग्राम, ये 1 मोल ऑफ वाटर है। तो 1 मोल ऑफ वाटर में टोटल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, इतने होंगे। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 कहीं 6.023 भी लिखा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 ग्राम वेट है, तो कितने हुए मॉलिक्यूल्स, इतने। अरे 18 ग्राम वेट है तो मॉलिक्यूल्स इतने, 18 ग्राम वेट है तो मॉलिक्यूल्स इतने, तो 18 ग्राम वेट है तो मॉलिक्यूल्स इतने, तो 1 ग्राम पे ये अपॉन में आ गया, तो कितने ग्राम की बात थी 250 ग्राम, तो 250 कितना कहाँ गया, इसके मल्टीप्लाई में चला गया, ये निकला मॉलिक्यूल्स। क्या निकला, मॉलिक्यूल्स निकला। कितने ग्राम के लिए मॉलिक्यूल्स निकला, 250 ग्राम वाटर के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको इतना मिला। तो सबसे पहले पता करेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो H2O H का 1, फिर 2 है तो 2 से इंटू किया, ऑक्सीजन 8 जोड़ दिया 10, फिर क्या हुआ n इक्वल टू टोटल से इस पे इंटू करेंगे तो n मिलेगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये हो गया ये क्वेश्चन। इसमें कहीं दिक्कत हो तो 2 बार 3 बार इसको देख लो, तो मुझे लगता है हर बात समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ, उसमें बहुत सारे चीज आने वाले हैं, बहुत सारे बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, और दूसरे की अपेक्षा थोड़ा बहुत इसमें नई चीजें हम मेरे तरफ से आपको मिलेंगी, घबराइए मत। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आप फिजिक्स इंटरटेन बाय अभी वर्मा।